हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। पॉलिटी की क्लास है, अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अनुच्छेद 12-13 के बारे में पढ़ लिया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पॉलिटी में वो मौलिक अधिकार चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स। तो उसी फंडामेंटल राइट्स की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 को आज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है वो समता का अधिकार या समानता का अधिकार एक ही बात है, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। वैसे राइट टू इक्वलिटी जो समता का अधिकार है या समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में इसको दर्शाया गया है या इसको वर्णन किया गया है। अर्थात कह सकते हैं भारत के संविधान में जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच बताया गया है। ठीक है, उसके आगे फिर दूसरे अधिकार आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, लेकिन हमें पहले अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 को एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हुए चलना है, जिससे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज या डिस्क्रिप्टिव समझ आपकी डेवलप होती चले और चीज़ों में कोई कंसेप्चुअल समस्या ना पैदा हो। तो इसको देखते हैं। हमने देखा यह अनुच्छेद 14 की बात करता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार। ठीक है, तो देखिए समता का मतलब क्या होता है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। समता या समानता, ठीक है, तो इसे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। क्या है ये? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता या समता भी इसे कहते हैं, का अधिकार। तो ये कहाँ है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में, भारत के संविधान में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है ये? अनुच्छेद 18 तक। अर्थात 14 से 18 के बीच में या 14 से लेकर 18 तक कौन से अधिकार हैं? समता के अधिकार या समानता के अधिकार। अब देखिए समानता का मतलब क्या होता है? समानता, समानता का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल सी भाषा में हम कहें तो बराबर। और बराबर कैसा? इक्वल। बराबर का मतलब है इक्वल, बराबर बराबर चीज़ों को बाइफरगेट करना, बांट देना, उसे कहते हैं समानता। लेकिन क्या बराबर बांट देना या बराबर अधिकारों को दे देना समानता कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि समानता या समता का अर्थ ही इस संबंध में है ही नहीं। बराबर देना या बराबर चीज़ों को बांटने से उसका संबंध सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, कैसे? हम इसे समझेंगे इसी अनुच्छेद में। सबसे पहले इसे समझेंगे हम अनुच्छेद 14 को। जब समझेंगे तो उसमें समझेंगे। देखिए क्या होता है अनुच्छेद 14 में, सीधा सीधा लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, राइट टू इक्वलिटी और बिफोर इक्वल, राइट टू इक्वलिटी यानी कि किसका अधिकार? समानता का अधिकार। और बिफोर इक्वलिटी, सॉरी इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि समता, सॉरी विधि का समान संरक्षण। ठीक है, तो इसे कैसे समझेंगे? विधि का समान संरक्षण जो है, देखिए एक है विधि का समान संरक्षण। क्या है? विधि का समान संरक्षण। और एक है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। एक है विधि का समान संरक्षण और एक है विधि के समक्ष समता। इन दोनों में सीधा सीधा अंतर है। देखो विधि के समक्ष समता ये हमने कहाँ से लिया है? हमने जब आपको जिस भारत के संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि ये इंग्लैंड से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। और संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अर्थात अमेरिकी संविधान से हमने क्या सीखा? विधि का समान संरक्षण। और ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या सीखा? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ भी कह सकते हैं इसे। ठीक, तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता। क्या लिखा है? विधि के समक्ष समता। अभी मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि विधि का समान और विधि का समान संरक्षण। क्या? विधि का समान संरक्षण।
विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, यानी कि जो लॉ है वो इक्वल प्रोटेक्ट करेगा किसको, सभी जो भारतीय नागरिक हैं या जो संविधान के अंतर्गत आते हैं उनको इक्वल प्रोटेक्ट करता है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने सब बराबर हैं, विधि से ऊपर कोई नहीं है। अब इसको समझिए कि विधि के समक्ष समान समता का विचार विधि के शासन के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। किसके, विधि के शासन के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि विधि लागू कर दी गई और लोग उसे फॉलो करेंगे और राज्य या राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वो उसे लागू कराने के लिए काम करेगा। ठीक, विधि का शासन की मूल 3 अवधारणाएं हैं। 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं इसको समझिए। देखिए, पहली क्या है, किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही सजा दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही सजा दी जाएगी। इसका सामान्य सा अर्थ समझिए, किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही सजा दी जाएगी। कैसे विधि, जैसे मान लिया एक व्यक्ति ने झगड़ा किया, एक व्यक्ति ने झगड़ा किया, या ये कह सकते हैं कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें से ए ने बी को चोट पहुंचा दी। या एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जो डी नाम का व्यक्ति है, ये डी नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, ये चोर है। क्या है, ये चोर है। तो ये क्या करता है, चोरी करता है, चोर चोरी करेगा। यहाँ झगड़ा हुआ तो इसमें बी को चोट पहुंच गई, तो ए क्या हुआ, अपराधी हुआ, अपराधी हुआ। डी भी क्या है, अपराधी है, ए भी अपराधी है और डी भी अपराधी है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, अर्थात जो संविधान में या संविधान के द्वारा दी गई विधियों में जो झगड़े के लिए इस व्यक्ति को जैसी चोट पहुंची है उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया गया ये कृत्य वही सजा दी जाएगी। ऐसी ही चोरी के लिए है। अगर डी कोई चोरी करता है, फिर डी चाहे राष्ट्रपति हो, फिर डी चाहे प्रधानमंत्री हो, फिर डी कोई ऑफिसर्स हो, फिर डी कोई सामान्य नागरिक हो, या कोई महिला हो, या यानी कि मैच्योर व्यक्ति हो जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, या जो विधि के द्वारा दी गई उम्र है उसको पूरी कर चुका हो, तो उसको चोरी के लिए वही सजा मिलेगी जो संविधान में दी गई है, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसे कहते हैं कि विधि के अनुसार ही सजा दी जा सकती है और कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लिया, अगर देखो जो आपका साइबर क्राइम आया है, जो आपका साइबर क्राइम आया है, तो साइबर क्राइम आया है आपका 2000 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है, मतलब 90 से समझ लीजिए, 90 के बाद से साइबर क्राइम एंट्री कर चुका था। लेकिन साइबर क्राइम एंट्री कर चुका था, लेकिन उससे पहले जब इंटरनेट आया, 80 के दशक में जब इंटरनेट आया, तो इंटरनेट के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य, संविधान में तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके लिए क्या सजा दी जाएगी, उनके लिए क्या व्यवस्था है, कानून में उनके लिए सजा की व्यवस्था क्या है, तो ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे थी नहीं। तो ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण उन्हें सजा भी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए कानून में जो लिखा होता है वही सजा दी जाती है। सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि जो विधि में व्यवस्था है सजा ऐसी ही दी जाएगी, उससे अलग कोई सजा नहीं दी जाती। ठीक है, तो जो नए क्राइम बनते हैं, देखो सिंपल सा समझिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक नया सब्जेक्ट है, एक क्या है, नया सब्जेक्ट। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जितनी तकनीकी व्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले जाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से आपराधिक सिस्टम भी बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की के चेहरे का बिल्कुल हूबहू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से उसका बना के और उसको उसकी पिक्चरें फ्लैश कर दी जाती हैं। अभी एक हीरोइन के लिए ऐसे ही हुआ था कि उसकी अर्धनग्न तक तस्वीर किसी और के चेहरे पे लगा के और उसको वायरल कर दिया गया, तो वो क्या है, एक आपराधिक कृत्य है। लेकिन अगर उसके लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए विधि में कोई सज़ा नहीं है तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, अर्थात विधि के अनुसार ही सज़ा दी जाएगी और कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
इसका मतलब क्या है, अपराध करने वाला कोई भी हो, चाहे कोई ऑफिसर्स हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कुछ अपवाद छोड़कर कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं, यानी कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। इसका मतलब यही है जो ऊपर दोनों का मतलब है। ठीक है, विधि के सामने सभी समान हैं। अब देखिए इसको आगे। अब ऐसा क्या है, भारतीय समाज मूलतः एक सोपानीकृत, श्रेणीबद्ध और सामंतवादी समाज था, जिसे लोकतांत्रिक बनाने के लिए विधि के समक्ष समानता को स्वीकार किया गया। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें क्या था, ऊपर एक वर्ग है, फिर नीचे दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, और वो वर्ग जाति, धर्म और उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें बांटा गया था। तो भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें लोगों को समान अधिकार नहीं थे। जो तथाकथित उच्च वर्ग था उसको अधिक अधिकार थे, जो निचले वर्ग थे उनको कम अधिकार दिए गए थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने सबके सामने कैसा व्यवस्था रखी कि विधि के समक्ष सब बराबर हैं, कोई विधि से ऊपर नहीं माना जाएगा। ठीक है। समानता के अधिकार के दो पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? समानता का जो अधिकार है उसके दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। जो बात मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि से ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है? विधियों का समान संरक्षण का मतलब है इसे आप एक तरीके का समाजवाद टाइप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समाजवाद टाइप। कैसे कह देंगे भाई समाजवाद टाइप? इसका सीधा सा मतलब ये होता है, समाजवाद टाइप का मतलब क्या है कि विधि का समान संरक्षण का मतलब है समान बंटवारा, समान बंटवारा। और समान बंटवारा कैसा? राज्य में संसाधनों को देखकर, राज्य में संसाधनों को देखकर या संसाधनों के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, कंडीशन के आधार पर, चाहे वो कंडीशन कैसी हो, चाहे वो क्षेत्रीय कंडीशन हो, ज्योग्राफिकल कंडीशन हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, कुछ भी हो, प्रत्येक कंडीशन के आधार पर उसके साथ अलग व्यवस्था की जाएगी। इसे कहते हैं समान संरक्षण। अब समान संरक्षण को ही समझना है। ये तो आपने समझ लिया कि विधि के समक्ष सब बराबर हैं, कोई विधि से ऊपर नहीं है। फिर चाहे कोई ऑफिसर्स हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति, चाहे कोई नेता, सब विधि के समक्ष बराबर होंगे। आपराधिक के लिए जो सजा दी गई है वो चाहे फिर राजनेता हो, चाहे फिर सामान्य व्यक्ति, सबको बराबर सजा मिलेगी। लेकिन इसका क्या मतलब है विधियों का समान संरक्षण? इसका मतलब है, सीधा सा मतलब समझिए, भारत विविधताओं से भरा देश है। ठीक है। हम पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अलग कल्चरल और अलग ज्योग्राफिकल सिस्टम है। हम पूर्वोत्तर में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश और आपका जो नागालैंड का क्षेत्र है वहाँ की व्यवस्थाएं अलग है, कल्चरल सिस्टम अलग है, पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। ठीक है। लोगों के रहने सहने के ढंग अलग हैं, धार्मिक सिस्टम अलग है, जातियाँ अलग हैं। ठीक है। नस्ल तक अलग है, नस्ल पूरी तरीके से राजस्थान की और मणिपुर की बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। ऐसे ही आप उत्तर में जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, भारत इतना डाइवर्स क्षेत्र, इतना डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, इतना ज़्यादा डाइवर्स ह्यूमन ज्योग्राफिकल, इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चरल डायमेंशन, इतने ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है कि इस देश में एक समान कानून लागू करना मुश्किल होता है। कारण, क्योंकि अगर हमने एक सामान्य कानून लागू कर दिया तो अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन, अलग धार्मिक कंडीशन, अलग कल्चरल कंडीशन के लोगों के साथ अलग बिहेव करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो सकता है? विद्रोह हो सकता है। जैसे मान लिया हमने कोई एक समान कानून बनाया कि जैसे हमने विवाह को लेकर कोई कानून बना दिया, जैसे हमने विवाह को लेकर कोई कानून बनाया कि भारत में जो विवाह की पद्धति होगी वो फला होगी, यानी कि आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे A, B और C। लेकिन
हमारे धार्मिक सिस्टम में जो प्लेन में रहने वाले लोग हैं वो तो इनको फॉलो नहीं करते, उनका तो पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। दक्षिण में जाएंगे, कर्नाटक में, कन्याकुमारी में जाएंगे, यानी कि तमिलनाडु में जाएंगे या केरल में जाएंगे तो उनका पूरा सिस्टम अलग है। राजस्थान में, गुजरात में जाएंगे उनका सिस्टम अलग है। मणिपुर, हिमाचल और आप उधर जाएंगे अरुणाचल में तो उनका पूरा क्षेत्र यानी कि उनके जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उनका जो कल्चरल सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम है, वो पूरा अलग हो जाता है। तो अगर हम एक ही कानून बनाकर वैवाहिक व्यवस्था के तहत और पूरे देश पर लागू कर दें कि आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो ये गलत होगा। तो इसे कहते हैं कि कंडीशन के हिसाब से लॉ को क्षेत्रीय स्तर पर बदल दिया जाता है। तो ये भी एक तरीके की समानता ही है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके की समानता है। क्यों? क्योंकि अगर सब पे एक ही बात थोपी जाएगी तो वो समानता नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो शोषण हो जाएगा। इसे सिंपल सी भाषा में समझिए, एक बड़ा सा पेड़ खड़ा कर दे, ठीक है, और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर दे और बोले कि आपकी योग्यता इससे तय होगी जो पेड़ पे जल्दी भाग के चढ़ जाएगा। तो जल्दी भाग के कौन चढ़ जाएगा? गिलहरी चढ़ जाएगी, बिल्ली चढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जानवर जो बहुत तेजी से पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक। लेकिन शेर इतनी तेजी से नहीं चढ़ सकता, गैंडा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता। तो क्या वे योग्य नहीं है? उनकी अपनी अलग योग्यता है। तो उसी अलग योग्यता को राज्य के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, कल्चरल सिस्टम, धार्मिक सिस्टम, नस्लीय सिस्टम, भाषाई आधार पर जब हम उसे अलग देखकर और अलग व्यवस्था कर दें उन लोगों की, और तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समान संरक्षण। उसका मतलब ये नहीं कि सब पे एक ही विधि लागू कर दो और देश को चलाना शुरू कर दीजिए, नहीं। असमान परिस्थितियों में असमान ही न्याय होगा और समान परिस्थितियों में समान न्याय होगा। इसे कहते हैं विधि का समान संरक्षण, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे अनुच्छेद 371 है, अनुच्छेद 370 था, ठीक है, और दूसरे अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। वो किसके आधार पर ही है? वो अनुच्छेद 14 के विधियों का समान संरक्षण के आधार पर ही तय किए गए हैं। अनुच्छेद 371 किसके लिए है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, उनकी नस्लीय सिस्टम अलग है, उनके रहने सहने के ढंग अलग हैं। भारतीय प्लेन भारत यानी कि पश्चिम और उत्तर और दक्षिण भारत से उनकी चीज़ें मैच नहीं होती, तो उनके लिए व्यवस्था अलग की गई है। अब पूर्व का या पश्चिम का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूर्वोत्तर के लोगों की तरह हमें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो उनको है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधियों का समान संरक्षण है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ में उसी तरीके का न्याय किया जाएगा जैसी उसकी व्यवस्थाएं होंगी, जैसी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी या जैसी उसकी परिस्थिति रही होंगी, ठीक है। तो उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि न्याय कैसा हो। एक एग्जाम्पल में और समझिए, जैसे विधि के समान संरक्षण को और कैसे समझ सकते हैं। जैसे ये कोई विशेष गांव है, जैसे मान लिया ये क्या है, ये एक गांव है, इसमें 50 लोग रहते हैं। इसमें कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं। अब इन 50 लोगों में देखिए 10 लोग तो ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं, या 10 लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पुअर हैं। कैसे हैं? जो एक्सट्रीम पुअर हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, ठीक है। और 10 लोग ऐसे हैं जो अबाव पुअर हैं या अबाव नॉर्मल हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो रिच हैं। यानी कि कितने लोग हो गए? 50 लोग हो गए। तो एक्सट्रीम पुअर, या ऐसे कह सकते हैं बिलो पुअर्टी लाइन या बीपीएल। ये कौन है? बीपीएल है, बिलो पुअर्टी लाइन है। ये क्या है? ये पुअर्टी लाइन पे है। ये क्या है? अबाव पुअर्टी लाइन है। ये क्या है? अबाव पुअर्टी लाइन है। और ये कैसे हैं? ये अबाव पुअर्टी लाइन से थोड़ा और ऊपर है। और ये क्या है? ये बहुत रिच लोग हैं, ये जमींदार लोग हैं गांव के, बड़े रिच लोग कह सकते हैं इन्हें। अब इन 50 लोगों के लिए 30 वैक्सीन आती है। ये वैक्सीन छोड़िए, इन 50 लोगों के लिए 30 क्या आते हैं? कंबल आते हैं। वैक्सीन से आप सही से नहीं समझेंगे, कंबल समझिए। सर्दियों का मौसम है और इस गांव के लिए सरकार कंबल बांटती है, या डीएम के माध्यम से यहाँ पर कंबल पहुँचते हैं। कितने कंबल पहुँचते हैं? 30 कंबल पहुँचते हैं। अब कंबल 30 हैं, यानी कि संसाधन कम है, लोग 50 हैं। अब देखिए, जहाँ संसाधन कम होते हैं और संख्या अधिक होती है लोगों की, तो वहाँ ये नियम काम करता है, विधि का समान संरक्षण वाला, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, 30 में से 10-10 बांट लेंगे, 10, 10 और 10। अब 50 के 50 लोग लाइन लेके खड़े हो जाएंगे कि हमें पहले चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले किसको मिलेगा? सबसे पहले इसको मिलेगा जो बिलो पुअर्टी लाइन है, एक्सट्रीम पुअर है।
फिर उसके बाद किसको मिलेगा, जो पुअर्टी लाइन पे है, फिर किसको मिलेगा, जो अबव पुअर्टी लाइन पे है। बचे कितने लोग, 20 लोग मुझे, उनको अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पे कोई दबाव नहीं है। क्यों, क्योंकि संसाधन सबसे पहले उनके पास पहुंचाए जाएंगे जिनके पास संसाधनों की सबसे ज़्यादा कमी है। इसी को कहते हैं विधि का समान संरक्षण, अर्थात उनकी परिस्थिति अलग है तो उनके साथ अलग न्याय होगा। अब ये 20 लोग ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 14 के आधार पर हमें समता का अधिकार है तो हमें भी एक कंबल चाहिए, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि उन 30 का वितरण इस प्रकार से किया गया है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले उसको दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विधि का समान संरक्षण से क्या मतलब होता है, इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए जो भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन है इसे ऐसे समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग और यहाँ रहने वाले लोग, सबकी कंडीशन अलग है। कश्मीर के लिए 371 क्यों लागू किया गया, क्योंकि वहाँ परिस्थिति अलग थी। 371 इनके लिए क्यों लागू है, क्योंकि वहाँ परिस्थिति अलग है। ठीक है, सोनम वांगचुक अभी धरने पर बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, उन्हें अलग न्याय चाहिए। वो इस आधार पर न्याय मांग रहे हैं कि विधियों का समान संरक्षण है तो हमें अलग सिस्टम मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी समान नागरिक संहिता है, मैंने आपको आर्टिकल 44 पढ़ाया था, अनुच्छेद 44, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसमें क्या लिखा हुआ है, समान नागरिक संहिता। तो भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए समान नागरिक संहिता कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा विचार सीधा सा नहीं है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 14 इसको रोक देता है। देखिए समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, नागरिकों के लिए समान कानून। तो क्या 140 करोड़ लोगों के लिए एक समान कानून लागू कर काम चल जाएगा, नहीं चल सकता। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामले। जैसे उत्तराधिकार अधिनियम है तो उत्तराधिकार अधिनियम यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग हो गया, आपका केरल का अलग हो जाएगा, कर्नाटक का अलग हो जाएगा, कश्मीर का अलग है। अब कोई संसद में कानून बना के और पूरे देश में एक अधिनियम लागू कर दे तो ये तो गलत है ना। विद्रोह हो सकता है, विवाह के लिए कानून है, ठीक है, तलाक के लिए, गोद लेने के लिए कोई कानून है, तो सबके लिए एक तरीके से लागू कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, हमारा कल्चर अलग सिस्टम है। जैसे प्लेन के लोगों का कल्चर अलग होगा, गोद लेने का सिस्टम अलग है। हो सकता है किसी विशेष धार्मिक क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में गोद लेना पाप माना जाता हो, मतलब ऐसा नहीं है लेकिन मैं मान के चलता हूँ पाप माना जाता हो, तो वो तो नहीं मानेंगे इस बात को। हो सकता है वैवाहिक उनके अलग कल्चर हैं, वो उसको अलग तरीके से फॉलो करते हैं, तो हम उन पे वो चीज़ें नहीं थोप सकते जो पश्चिम में लागू हैं या जो दक्षिण में लागू हैं। तो समान लोगों के लिए, यानी कि 140 करोड़ लोग जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई कहाँ है, भारत ही है। और इतनी डाइवर्सिटी में समान नागरिक संहिता लागू करना कोई बहुत अच्छा विचार माना नहीं जाता। इसके लिए सरकारें 1950 से ही कोशिश कर रही हैं जब से संविधान लागू हुआ है, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं पाए आज तक कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करें। हालांकि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐसा करेगा। इसका सीधा संबंध ये है कि लोग शोषित ना हो। जो कोई कल्चरल ऐसा सिस्टम ऐसा चला हुआ आ रहा है कि महिलाओं के लिए किसी कल्चर सिस्टम में शोषण व्यवस्था बनी हुई है, या बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है, या किसी विशेष क्षेत्र में किसी जातीय आधार पर किसी विशेष लोगों के लिए कोई अन्याय हो रहा है, तो उनको दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करें तो कहीं तार्किक सिस्टम बैठता है। लेकिन अगर आप नागरिकों को समान रूप से हाँकने लग जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा सिस्टम ऐसे डाइवर्सिफाई कंट्री में लागू करना मुश्किल माना जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। आपकी समझ में सही से आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख सकते हैं इसको, ठीक है, रिवर्स करके। अब देखिए विधि का समक्ष समता, अब मुझे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं पढ़ूंगा इसको। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश विचारक डाइसी के विचारों में नहीं थे। विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, मैंने आपको अभी बताया था कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। अभिप्राय क्या है, व्यक्तियों पर एक समान विधि लागू की जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी क्यों ना हो, यानी कि वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो नेता, राजनेता, वही बात जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, सब विधि के समक्ष समान माने जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है। कुछ अपवाद छोड़कर, अपवाद हम अभी पढ़ेंगे। धन, संपत्ति, भूमि, वंश इत्यादि, यानी कि कोई व्यक्ति रिच है या कोई पुअर है, किसी के पास संसाधन ज़्यादा हैं, तो उसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, सभी को कानून के उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा।
तो इसको कोई संरक्षण नहीं है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा संसाधन संपन्न है तो उसको कोई छूट मिलेगी, नहीं। आपराधिक व्यवस्था में, विधि में सब इसके लिए जो कानून है उसको वो सजा दी जाएगी। विधियों का समान संरक्षण, बिल्कुल जो मैंने अभी समझाया आपको बहुत देर तक। भारत जैसे विषमता मूलक समाज में सभी के लिए एक समान विधि का निर्माण समानता नहीं है। कैसे? यह समानता का सकारात्मक विचार है। कैसे? इससे वंचित लोगों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। वंचित लोगों कैसे? जिनके पास संसाधन कम है उन तक संसाधन पहुंचाना ही न्याय है, और वही क्या है? समान संरक्षण है। अमेरिकी संविधान से लिया गया है विचार है, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया और पहले बताया भी था। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कानून में विभेद किया जा सकता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए एक नियम नहीं बनाए जा सकते। वही जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि पूरे भारत के लिए एक नियम नहीं बनाए जा सकते, उनकी परिस्थितियों के आधार पर उनके लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 371 है, किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और आपका गुजरात में राज्यपाल को लेकर अलग अधिकार दिए गए हैं, उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर सकता है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। सभी पर समान करारोपण करना सही नहीं है। कैसे समान करारोपण का मतलब? जैसे टैक्स सिस्टम है, तो भारत में टैक्स सिस्टम भी कैसा है? स्लैब में है। ऐसा नहीं है कि सबसे एक समान टैक्स लिया जाएगा। जैसे मान लिया एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, ठीक है, और एक व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, ठीक, और एक व्यक्ति 20,000 रुपया कमाता है। लेकिन एक तो एक 100 ही कमाता है, एक 1000 कमाता है, एक 20,000 कमाता है। लेकिन एक ऐसा है जो करोड़ों में भी कमाता है, एक ऐसा है जो करोड़ों में भी कमाता है। अब देखिए, जो 100 डेली वेज में कमाता है तो वो महीने के कितने कमाएगा? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये 3500 जितने भी कमा पाएगा, इतने 30 दिन होते हैं तो 3,000 सीधा हो गया, ठीक है। तो 3,000 रुपये कमाएगा। ये कितना कमाएगा? 30,000 रुपये। ये कितना कमाएगा? जो 20,000 1,000 डेली का कमाता है वो 30 कमाएगा। या हो सकता है महीने में 1,000 ही कमाता हो, या हो सकता है ये महीने में 20 ही कमाता हो। अब इनकम टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स व्यक्ति की इनकम के आधार पर बढ़ाया जाता है। जैसे एक स्लैब के आधार पर, जैसे पहले 10%, फिर उसके बाद 20%, फिर उससे ऊपर 30%। अब ऐसा नहीं है कि सब पे 30% ही लगा दो। अब मान लिया 100 रुपये कमाता है, उस पर तो बेचारे पे 70 रुपये ही बचेंगे। अब जो 20,000 कमाता है, करोड़ों कमाता है, उस पर और कम, यानी कि जो जितनी इनकम है उसका चेंज होते होते आपके टैक्स सिस्टम भी चेंज हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का आपका विधि का समान संरक्षण माना जाता है, ठीक है। उसके अनुसार समान लोगों के साथ समान और असमान के साथ असमान विधि लागू की जाएगी। परिस्थितियों भिन्नता के आधार पर अलग विधि लागू करना समानता का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय ने नागरिकों के समक्ष इस तरह को सही वर्गीकरण माना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि ये सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे किन्नरों को प्राप्त अवसर की समानता है, इसको सीधा सीधा पढ़िए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए गए ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया है। मैंने क्या बताया भाई? किन्नर एक अलग परिस्थिति है। जैसे एक पुरलिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, लेकिन वो ना पुरलिंग है ना वो स्त्रीलिंग है, तो उसे तीसरा लिंग माना गया है। अब उनकी व्यवस्था उनकी परिस्थितियां अलग हैं जीवन की, उनके सामने अलग समस्याएं हैं, तो उनके लिए कानून अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सामान्य लोगों के लिए कानून है वो भी उन पे भी वही थोप दिया जाए, नहीं। यह अवसर की ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। ये समानता नहीं है, असमानता हो जाएगी उनके साथ में, ठीक है। तो इसलिए न्यायपालिका के अनुसार किन्नरों को प्राप्त अधिकार सामाजिक और जैविक आधार पर निर्धारित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है, ठीक है। जैविक अधिकार, देखो आधार जैविक भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत जैसे जैसे मैच्योर होता चला जाएगा, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और यहाँ की न्यायपालिका जैसे जैसे मैच्योर होगी, वो चीज़ें भी आगे आने लगेंगी। लेकिन अभी ये किसका मुद्दा है? सामाजिक मानवाधिकार का, कि जीवन के अधिकार का मुद्दा है। इस निर्णय के बाद किन्नरों को पुरलिंग स्त्रीलिंग के बजाय तीसरे लिंग के रूप में माना गया, और न्यायपालिका ने इसके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का निर्देश भी दिया है। उनके लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की है, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आरक्षण है वो विधियों के समान संरक्षण के आधार पर ही दिया गया है, ठीक है। उसको अनुच्छेद 15 में और 16 में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तार्किक विभेद क्या है? तार्किक विभेद का मतलब है कि लोगों के साथ में जो विभेद किया गया है अनुच्छेद 14 के आधार पर, विभेद का मतलब समानता, परिस्थिति जन्य जो समानता है।
संविधान में वर्णित समानता के अधिकार में भेदभाव भी अंतर्निहित है। भेदभाव ये वो वाला भेदभाव नहीं है, यानी कि अलग अलग कंडीशन के आधार पर अलग न्याय। क्योंकि विधि के समान संरक्षण का स्पष्ट अभिप्राय है कि समान लोगों के साथ असमान न्याय नहीं होना चाहिए। लोगों के बीच भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे पूर्वोत्तर के लोगों या पहाड़ी लोगों हेतु अलग कानून बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात। उदाहरण के लिए कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों में अंतर किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं अलग हैं, कुटीर उद्योग के लिए सुविधाएं दी गई हैं, सरकार पैसा भी देती है, उनके लिए व्यवस्थाएं अलग, लाभ दिए जाते हैं सरकार की ओर से, तो सब क्या है, अलग। समानता के अधिकार की मांग है कि लोगों के बीच तार्किक विभेद किया जाए। यह वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 14 का आप मिसयूज करने लगे, ठीक है, मनमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाति धर्म के आधार पर किसी को विशेष सुविधा दे दें। जैसे मान लिया कोई तथाकथित उच्च जाति है, आप कह दें कि भाई इन्हें ये विशेष लोग हैं तो इन्हें विशेष दे दिया जाए, ये अनुच्छेद 14 है। नहीं, तार्किक होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जाति धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव तार्किक नहीं है, ठीक। न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के अधिकार से वंचित करना भी अतार्किक भेदभाव है। न्यायालय का मानना है कि वर्गीकरण का आधार बोधगम्यता, न्याय के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अब देखिए अपवाद क्या है। विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद हैं जो इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है। राष्ट्रपति राज्यपाल को ऐसा नहीं है कि छूट दे दी गई, अब वो उन पर कोई विधि लागू नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 361 ये कहता है कि इन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष छूट दी गई है। जैसे पद पर रहते हुए इन पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, पद पर रहते हुए इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं उसे वापस रिटर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे मान लिया राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन लिया तो न्यायपालिका के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है, लेकिन हाँ वो संविधान के अंतर्गत होना चाहिए, संविधान से बाहर नहीं, ठीक है। दोनों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक आपराधिक कार्रवाई न तो आरंभ होगी और नहीं बनी रहेगी। जैसे मान लिया राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर है, उनके विरुद्ध कोई आपराधिक केस नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। इसके लिए 2 महीने पूर्व नोटिस देनी होगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई के कारण का उल्लेख करना होगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 कंप्लीट है, आपकी समझ में आएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, समझाने का प्रयत्न किया गया इसलिए क्लास बड़ी हुई है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे तो अनुच्छेद 14 से संबंधित कोई समस्या पैदा नहीं होगी और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो समानता के अधिकार को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कुछ ऐसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका जो संविधान है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए धन्यवाद।